हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। तो आइए हम लोग देखते हैं रेशियो के आगे के कॉन्सेप्ट को। आज यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो कुछ कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है उन सभी कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर ले। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे रुपए पैसे पे आधारित जो क्वेश्चंस बनता है उसको बनाने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट, वह भी आपका क्लास था। वहां से भी क्वेश्चंस लगातार एग्जामिनेशन में देखने को आपका मिलता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। लगातार अभी हम लोग 2 3 4 क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का करने वाले हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो है वो देखने को मिलता है। बोला क्या गया है कि एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में 7:17 के अनुपात में वृद्धि करके, एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में क्या है, 7:17 के अनुपात में वृद्धि कर दिया गया। इसका मतलब कि अगर टिकट का मूल्य पहले 7 था तो अब कितना कर दिया गया है इसको, अब इसको कर दिया गया है 17। 7:17 के अनुपात में वृद्धि कर दिया गया। मूल्य में कितना का वृद्धि कर दिया गया, 7:17 के अनुपात में वृद्धि कर दिया गया है मूल्य में। पहले मूल्य अगर 7 था तो अब मूल्य आपको प्रवेश टिकट का कितना लगना है, 17 लगना है। आगे बोला है कि मेले में आने वाले लोगों की संख्या में 9:5 के अनुपात में कमी। लोगों की संख्या में देखिए क्या हुआ है, व्यक्तियों की संख्या में कमी हो गया है। कितना का कमी हुआ है, संख्या में कमी हुआ है 9:5 का। यानी पहले अगर 9 व्यक्ति आता था तो अब मेले में कितना व्यक्ति आ रहा है, 5 व्यक्ति आ रहा है। सवाल क्या पूछा है यहाँ पे, हम लोगों से सवाल यह पूछ लिया कि कुल संकलन में, क्या पूछा है कि कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगा। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगा, यही हम लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। कुल संकलन में कितने किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगा। अब ध्यान से इस बात को थोड़ा समझिएगा। क्या है, मूल्य में 7:17 के अनुपात में वृद्धि हुआ है ना। मूल्य में आपका 7:17 के अनुपात में वृद्धि हुआ है। इसका मतलब मूल्य पहले 7 अब 17। व्यक्ति पहले 9 आता था, अब कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आप बताइए कि पहले प्रवेश टिकट का मूल्य 7 था और लोगों का संख्या 9 था, तो पहले कुल कितना संकलन होता होगा, 9×7=63 रुपए का। अरे सीधी सीधी बात है कि टिकट का मूल्य 7 रुपए है और पहले 9 लोग विजिट करता था, 9 लोग जो है प्रवेश करता था, तो पहले टिकट से कुल संकलन 63 का होता था। अब देखिए, अब मेले में व्यक्ति क्या, अब सॉरी, टिकट का मूल्य कितना है, 17 और व्यक्ति कितना, 5, तो 17×5 = 85। अब जो है कुल संकलन कितना हो जाएगा, 85 का। पहले 63 का, अब 85 का, तो 63 से 85 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कुल संकलन में वृद्धि हो जाएगा किस अनुपात में, 63:85 के अनुपात में। तो हमारा आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 63:55 के अनुपात, 63:85 के अनुपात में कुल संकलन में वृद्धि। कुल संकलन कहने का मतलब कि टोटल कलेक्शन में क्या हो रहा है, 63:85 के अनुपात में वृद्धि हो रहा है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में। यहां देखिए क्या बोला है, यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि और चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी किया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई में क्या बोला है, 6:7 के अनुपात में वृद्धि। लंबाई में यानी लेंथ में 6:7 के अनुपात में वृद्धि, कहने का मतलब लेंथ पहले 6 तो अब कितना कर दिया गया, 7। आगे बोला है कि चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी किया गया। चौड़ाई में कमी किया गया है किस अनुपात में, 5:4 के अनुपात में। यानी पहले चौड़ाई 5 तो अब चौड़ाई कितना कर दिया गया, 4 कर दिया। क्वेश्चन के भाषा को समझिएगा कि बोल क्या रहा है। लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि, यानी लंबाई पहले अगर 6 था तो अब उसका लंबाई कर दिया गया 7। जबकि चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी, यानी चौड़ाई पहले 5 था तो अब कितना कर दिया गया, 4। पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगी, यह बताइए। क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगी यह हमें बताना है। तो आप बताइए कि क्षेत्रफल आप कैसे निकालिएगा, एरिया कैसे निकालिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो पहले लंबाई 6 था और चौड़ाई 5 था, तो 6×5 = 30। पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले क्षेत्रफल 30। अब लंबाई कितना है, अब लंबाई है 7 और चौड़ाई है 4, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 28। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 30 से कितना, 28। तो 30 से 28 होने का मतलब 30:28 के अनुपात में कमी हो जाएगा। इसको आप काट सकते हैं, अनुपात में वैल्यू कटता है तो काटते हैं। 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 14 हो जाएगा, यानी 15:14 के अनुपात में कमी हो जाएगा। कहाँ पे देखिए कमी आया ना, पहले 15 अब 14। अभी वाला जो डाटा है, बाद वाला डाटा अगर ज्यादा होगा तो वृद्धि होगा और कम होगा तो कमी होगा। तो 15:14 के अनुपात में कमी हो जाएगा किसमें, क्षेत्रफल में।
लंबाई पहले इतना अब इतना, चौड़ाई पहले इतना अब इतना, तो पहले क्षेत्रफल इतना अब क्षेत्रफल इतना। क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में 15:14 के अनुपात में कमी हो रहा है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। बोला है एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी करता है, घटाता है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को 9:8 के अनुपात में घटाता है, यानी पहले 9 कर्मचारी, तो अब कितना कर्मचारी हो जाएगा, 8। कर्मचारियों की संख्या में देखिए क्या किया है, कर्मचारियों की संख्या में यहाँ पे कमी किया है। पहले 8 कर्मचारी तो अब कितना कर्मचारी, सॉरी पहले 9 तो अब 8। लेकिन वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा दिया। वेतन क्या किया, वेतन जो है वो 14:15 के अनुपात में बढ़ा दिया, यानी पहले प्रत्येक का वेतन अगर 14 था तो अब प्रत्येक का वेतन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सवाल क्या पूछा है, बोला है कि कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः 1890 था, कुल वेतन बिल राशि में अंतर हमें बताना है। क्या बताना है, अंतर जो मूलतः कितना था, 1890 था, उक्त दो परिवर्तन के बाद क्या होगा। सवाल देखिएगा ध्यान से, क्या बोला है, बोला है कुल वेतन बिल की राशि में क्या अंतर आएगा, जो कि मूलतः क्या था, 1890। तो यहां से सबसे पहले देखिए कर्मचारियों का संख्या कितना है, कर्मचारियों का संख्या पहले 9 था और पहले प्रति कर्मचारी वेतन कितना था, 14। तो कुल वेतन बिल 14×126, पहले कुल वेतन बिल आता था 126 का, क्योंकि कर्मचारियों का संख्या 9 और प्रत्येक का वेतन 14। अब कर्मचारियों का संख्या 8 है और प्रत्येक का वेतन 15 है, तो 15×8 120, यानी कुल वेतन बिल अब 120 आएगा। तो कुल वेतन बिल को गौर से देखिए, 126:120 के अनुपात में कमी आ जाएगा। अगर यह वैल्यू कटता है तो हम लोग काटते हैं, अनुपात सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो काटिए, 6 से काटिएगा, 6 दूना 12, 6 कम 6 21 हो जाएगा। इसको 6 से काटिएगा, 6 दूना 12 20 हो जाएगा। यानी कुल वेतन बिल में 21:20 के अनुपात में क्या होगा, कमी होगा। अब क्वेश्चन क्या बोला कि मूलतः वेतन 1890 था, मूल वेतन कितना था, 1890। यहां देखिए मूल वेतन क्या हो जाएगा, मूल वेतन यानी पहले वाला 21 था, इसका मतलब 1890:21 का मान दिया है। बोला है वेतन बिल में अंतर बताइए, तो देखिए वेतन बिल में क्या अंतर आएगा, 21 से कितना हो गया, 20, यानी 1 का अनुपात में अनुपात 1 का अंतर आया, तो अनुपात 1 का ही मान हमें बताना है। क्या बताना है, वेतन बिल में अंतर। सोल्व करिए, 21 से काटिएगा, 21×9 189, यानी 90 बार में यह वैल्यू कट जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 90 रुपया। कुल वेतन बिल की राशि में अंतर, कुल वेतन बिल की राशि में क्या अंतर आएगा, कितने रुपए का आएगा, जो मूलतः कितना था, 1890। तो देखिए पहले कर्मचारी का संख्या इतना, पहले वेतन इतना, तो मूल वेतन तो यही होगा ना, कुल कलेक्शन जो पहले वाला है मूल है वो यही होगा, और अब इतना हो गया है। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, यदि किसी कक्षा में लड़का और लड़कियों की संख्या में 5:3 का अनुपात है, तो निम्न में से कौन उस कक्षा में बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कहने का मतलब कि स्टूडेंट्स का संख्या, बच्चों का संख्या कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स का संख्या नहीं हो सकता है। यह अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लड़का और लड़की की संख्या में 5:3 का अनुपात, लड़का और लड़की इसके संख्या में रेशियो क्या है, 5:3 का। अब एक बात गौर से समझिए, इसका अनुपातिक योग कितना होगा, सर 5 और 3 का अनुपातिक योग 8 होगा। तो विद्यार्थी का संख्या वही हो सकता है, लड़का और लड़की मिला करके ही विद्यार्थी बोलेंगे, लड़का और लड़की मिला करके ही बच्चों का संख्या बोलेंगे। तो बच्चों का संख्या अब वही हो सकता है जो कि 8 से कटेगा, और 8 क्या है, इन दोनों का अनुपातिक योग है। तो बच्चों का संख्या वही हो सकता है जो 8 से कटेगा। तो पूछा जाए कि उस क्लास में, उस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या होगी, तो जो 8 से कटने वाला होगा वह होगा, नहीं होगी, जो 8 से नहीं कटने वाला होगा वह नहीं होगा। तो कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है, 8 से कौन नहीं कट रहा है, विकल्प सी नहीं कट रहा है, तो यह नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन कौन हो सकता है विद्यार्थी का संख्या, 40 हो सकता है, 96 हो सकता है, 24 हो सकता है, क्योंकि यह सभी नंबर 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है। अब बोलोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप 5:3 के अनुपात में 40 विद्यार्थी को बांट सकते हैं। देखिए बांट लीजिए, 8 है ना, तो 8 में 5 से गुना करिएगा, 40 विद्यार्थी हो जाएगा। 40 विद्यार्थी होगा तो लड़कियों का संख्या 15, लड़कों का संख्या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 40 को बांट लिए 5:3 के अनुपात में, लड़का 25 लड़की 15 आ गया। 96 को भी बांट सकते हैं, देखिए 8 है ना, 8 में कितना से गुना करिएगा, 96 12, 12 से गुना करिए,
8 है ना, 12 से गुना करिएगा 96, तो 12 पंचे 60, लड़कों का संख्या 60, लड़कियों का संख्या 36 हो जाएगा। देखिए 60 और 36 96 हो गया। 24 भी बना सकते हैं लड़का और लड़की की संख्या को। 8 है, 8 में कितना से गुना, 3 से गुना करिएगा 24, तो लड़की का संख्या, लड़का का संख्या 15, इसका संख्या 9 हो जाएगा। लेकिन आप इसको 150 नहीं बना सकते हैं। कितना नहीं बना सकते हैं? 150 नहीं बना सकते हैं। अगर लड़का और लड़की की संख्या में 5:3 का अनुपात है, तो क्या आप इस 8 को 150 बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो 8 को 150 अगर आप नहीं बना सकते हैं, तो फिर लड़का और लड़की का संख्या यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा। लड़का और लड़की का संख्या भिन्न में चला जाएगा, और भिन्न के रूप में कभी भी लड़कों का संख्या नहीं हो सकता है, लड़कियों का संख्या नहीं हो सकता है, विद्यार्थियों का संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सब ऐसे चीज है जिसको भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। दुनिया में ऐसे जो भी चीज है जिसको आप भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको जो है, उसका जो अनुपातिक योग होगा हमेशा उसकी कुल संख्या को जरूर काटेगा। क्लियर? अगर हम आपसे कहे कि किसी शहर में महिला और पुरुष की संख्या में 7:3 का अनुपात है, इसका मतलब कि उस शहर का जनसंख्या जो होगा वह 7 और 3 10, 10 से कटने वाला ही कोई ना कोई वैल्यू होगा, चाहे जो वैल्यू हो, लेकिन 10 से कटने वाला ही कोई ना कोई वैल्यू होगा। अगर हम बोले कि किसी क्लास में लड़का और लड़की की संख्या में 8:13 का अनुपात है, तो विद्यार्थी का संख्या कौन हो सकता है? जो 13 और 8 21 से कटेगा जो वैल्यू, वही विद्यार्थी का संख्या होगा। जो 21 से नहीं कटेगा वो विद्यार्थी का संख्या कभी नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए, किसी कक्षा में लड़का और लड़की की संख्या में 7:5 का अनुपात, लड़का और लड़की की संख्या में क्या रेशियो है? 7:5 का अनुपात है, 7:5 का रेशियो है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि कक्षा के छात्रों का कुल संख्या कौन नहीं होगा। तो अनुपातिक योग इसका बताइए कितना? 12। तो 12 से जो कटने वाला होगा वही विद्यार्थी का संख्या हो सकता है। हमसे पूछा है कि कौन विद्यार्थी का संख्या नहीं होगा जो 12 से नहीं कटेगा, और कौन सा ऑप्शन नहीं कट रहा है? विकल्प बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। आगे देखिए, किसी क्लास में 372 विद्यार्थी है। किसी क्लास में विद्यार्थियों का संख्या कितना है? 372। इस बार विद्यार्थी का संख्या दे दिया है कि भाई 372 विद्यार्थी है। अब इसको जब भी बांटेंगे तो ऐसे अनुपात में बांटेंगे जिसका अनुपातिक योग 372 को काटेगा। तो बोला है कौन सा स्कूल में लड़का और लड़की की संख्या को नहीं दर्शाएगा। अब गौर से देखिएगा, जिसका अनुपातिक योग 372 को काटेगा वही अनुपात आपका 372 के लिए बन सकता है। तो 11 और 1 12, 12 काटेगा, 12 3 36, 12 1 12, यह हो सकता है। 5 और 1 6, 6 काटेगा, जब 12 काट रहा है तो 6 भी काटेगा। 3 और 1 4, क्या 4 काटेगा? काट देगा, यह भी हो सकता है। 3 और 8 11 नहीं काटेगा। देखिए, हम इसको 3:8 के अनुपात में नहीं बांट सकते हैं, इस रेशियो में हम इसको नहीं बांट सकते। अगर बांटना चाहिएगा तो लड़का और लड़की दोनों का संख्या भिन्न में बदल जाएगा। बांट करके देख लीजिए, ठीक है। 11 में कितना से गुना करिए कि 372, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो अगर अनुपात दे और विद्यार्थी का संख्या पूछे तो विद्यार्थी का संख्या वही होगा जो अनुपातिक योग से कटेगा, और अगर विद्यार्थी का संख्या देकर के अनुपात पूछे तो हमेशा ध्यान रखना है कि विद्यार्थी के कुल संख्या को जिसका अनुपातिक योग काटेगा वही अनुपात हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ बोला है कौन नहीं होगा, आंसर 3:8। सवाल नंबर 17 में क्या बोला है कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या औरतों से 2/3 अधिक। पुरुषों की संख्या जो है वह औरतों से, मैन का संख्या जो है वह ओमैन से क्या है? 2/3 अधिक। 2/3 अधिक कहने का मतलब है 5/3, ठीक है। क्या बोला है? 2/3 अधिक। तो 2/3 अधिक कहने का मतलब है 3 अधिक है कितना से? 3 अधिक है 2 से, यानी कितना होगा? 5, तो 5/3। 1/4 अधिक यानी 5/4। 3/7 अधिक यानी 10/7, ठीक है। हम पहले भी रेशियो के बेसिक थ्योरी में भी इस बात को बता दिए हैं। तो बोला यह है कि पुरुषों की संख्या औरतों से 2/3 अधिक है, यानी पुरुष और महिला की संख्या में 5:3 का अनुपात। निम्नलिखित में से कौन उस गांव की जनसंख्या हो सकती है? जो 8 से कटेगा वही उस गांव का जनसंख्या हो सकता है। इसका अनुपातिक योग कितना का आ रहा है? 8 का। तो 8 से कटने वाला नंबर खोजिए। 642, 8 8 64, नहीं कटेगा। विषम संख्या 8 से नहीं कटेगा, यह भी विषम नंबर है, 8 से नहीं कटेगा। एकमात्र ऑप्शन विकल्प डी, 8 9 72, 8 3 24। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी ही एक ऐसा नंबर है जो कि महिला और पुरुष के अनुपातिक योग से कटने वाला है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। देखो, हम रिपीट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से। अगर हम आपसे कहे कि किसी विद्यालय में लड़का और लड़की की संख्या में 2:3 का अनुपात, थोड़ा ध्यान से समझना, लड़का और लड़की की संख्या में क्या रेशियो है? 2:3 का अनुपात। हम आपसे कहे कि कुल विद्यार्थी आपका यहाँ पे कितना है? कुल विद्यार्थी का संख्या 25 है, तो क्या 25 विद्यार्थी को 2 3 में बांट सकते हो? बांट सकते हैं सर। 2 और 3 कितना? 5। 5 में कितना से गुना करेंगे? 25 हो जाएगा 5 से। जब 5 से गुना करिएगा तो यहाँ लड़की का संख्या 15 हो जाएगा, 5 से गुना करिएगा लड़कों का संख्या 10 हो जाएगा। देखिए, कुल विद्यार्थी 25 हो गया।
लेकिन अगर लड़का और लड़की के संख्या में 2:3 का अनुपात है, हम आपसे कहेंगे कि कुल विद्यार्थियों का संख्या जो है वह 28 है। कितना है? 28 है। अब 28 को 2:3 के अनुपात में बांटिए। यहाँ देखिए 2:3 यानी 5 में कितना से गुना करेंगे कि 28? ऐसा कोई नंबर नहीं है। और अगर कोशिश भी करिएगा तो यह भी लड़का का संख्या भी भिन्न बन जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, लड़की का संख्या भी पॉइंट में आ जाएगा। तो लड़का और लड़की का संख्या कभी पॉइंट में नहीं हो सकता। अगर पॉइंट में आ रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एरर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख लिए थे। अब आइए यहाँ पे इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो क्वेश्चन है आपका, आइए इसको हम लोग देखते हैं। दिख रहा है ना क्वेश्चन? बोला क्या गया है यहाँ पे, समझिएगा। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए, अलग क्वेश्चन है और इस टाइप का भी कई क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। हीरे का मूल्य क्या है? उसके भार के वर्ग के समानुपाती। इसका मतलब इधर हम वेट लिखेंगे और इधर आप इसका प्राइस देखिएगा। इधर हम क्या लिखेंगे? इसका वेट लिखेंगे यानी कि भार लिखेंगे, और इधर क्या आपको बताना है? इसका मूल्य बताना है क्वेश्चन के अनुसार। जरा ध्यान से देखिएगा, हीरे का मूल्य क्या है? भार के वर्ग के समानुपाती, यानी भार के वर्ग के बराबर। अगर हम आपसे कहे कि हीरा का मूल्य 8 ग्राम, सॉरी भार 8 ग्राम है, आप मूल्य क्या बोलोगे? सर मूल्य इसका 8 का स्क्वायर यानी कि 64 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 ग्राम हो जाएगा। अब गौर से समझिए, यह मूल्य जो है वह किस फॉर्म में है? यह मूल्य जो है वह भार के रूप में है। भार के रूप में कुल क्यों मूल्य लिए हैं? क्योंकि यहाँ दे रखा है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। आप इसको डायरेक्ट अगर करना चाहे तो ध्यान रखिएगा कि अगर भार 8 ग्राम है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? इसका मूल्य हो जाएगा 64 ग्राम। अगर भार 7 ग्राम है तो मूल्य कितना? 49 हो जाएगा। अगर भार 10 ग्राम है तो मूल्य कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। अगर भार देख लीजिए, भार अगर हम आपसे कहे कि 11 ग्राम है तो मूल्य कितना हो जाएगा? 121 ग्राम। तो पहली बात जो आपको हमें समझाना था कि क्वेश्चन में यह बोल रखा है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब है कि जितना भी भार होगा उसका स्क्वायर के बराबर उसका कीमत हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए, 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600। ठीक है भाई, 10 ग्राम के हीरे का मूल्य कितना? 1600। इसे 2 टुकड़ों में काटा गया 2:3 के अनुपात में। 10 ग्राम हीरे को 2:3 के अनुपात में काटा गया। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इस 10 ग्राम को 2:3 के अनुपात में बांटिए। तो जब 2:3 के अनुपात में 10 ग्राम को काटिएगा तो यहाँ देखिए 2 3 5 है ना, 5 में 2 से गुना करिएगा 10 हो जाएगा। तो 2 से गुना करिएगा तो 3 दूना 6, एक टुकड़ा का भार 6 ग्राम। और यहाँ देखिए 2 दूना 4, दूसरे टुकड़ा का भार कितना हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा। हम अभी क्या किए हैं? अभी हम 10 ग्राम हीरे के टुकड़े को बांटे हैं किस अनुपात में? 10 ग्राम के हीरे के टुकड़े को 2:3 के अनुपात में। तो अगर 10 ग्राम के हीरे के टुकड़े को आप 2:3 के अनुपात में बांटिएगा तो एक टुकड़ा का भार 4 ग्राम, दूसरे टुकड़ा का भार 6 ग्राम। आप किसी भी डाटा को अनुपात में बांट सकते हैं, अनुपात सीखे हैं आप अच्छे से। ठीक है, अब आइए एक बात बताइए, जब यह हीरा का टुकड़ा इकट्ठा था उस समय इसका कीमत कितना था? तो सर इकट्ठा था हीरा का टुकड़ा, उस समय इसका कीमत कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर यानी कि 100 ग्राम। कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर यानी कि 100। जब हीरा का टुकड़ा इकट्ठा था उस समय इसका कीमत कितना? उस समय इसका कीमत 100, क्योंकि 10 ग्राम के हीरे का टुकड़ा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, भार के वर्ग के बराबर। जब आप इसको अलग अलग किए तो अब इसका कीमत देखिए कितना हो जाएगा? 4 ग्राम वाला का कीमत 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 6 ग्राम वाला का कीमत 6 का स्क्वायर यानी कि 36। जब टुकड़ा को अलग अलग किए, 2 भागों में बांटे, एक 4 ग्राम एक 6 ग्राम, तो 4 ग्राम वाला का कीमत 4 का स्क्वायर 16 ग्राम हो गया, और 6 ग्राम वाला का कीमत 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 ग्राम हो गया। तो 16 + 36 कितना हो गया? जब अगर हम दोनों को अलग अलग करके जोड़े तो कितना आ रहा है? 16 + 36, 16 + 36 42, 52 आ रहा है ना, 52। यानी इसका जो कीमत आ रहा है आपका 52 आ रहा है। हमसे क्या पूछा है? मूल्य में कमी बताइए। तो आप बताइए कि मूल्य कितना है पूरे 10 ग्राम के टुकड़े का? 1600। तो 1600 रुपया मूल्य। 10 ग्राम वाला का मूल्य कितना होगा? 100 रुपया। यानी 1600 जो है 100 का मान है, 100 से भाग करिए, अनुपात 1 का मान निकलेगा। मूल्य में कमी पूछा है। तो जब हीरा 10 ग्राम का था उस समय मूल्य 100 ग्राम, जब इसको 2 भागों में काटे तो इसका मूल्य 12 ग्राम रह गया। मूल्य में कमी कितना का? 100 से 52 हो गया, यानी 48 ग्राम का।
तो 48 ग्राम का कमी मूल्य में आ रहा है, तो 48 से गुना कर दीजिए, यहाँ से आपका प्राइस निकल जाएगा। सोल्व करिए, 00 से 00 कैंसिल, 16 में 48 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा 768, तो 768 रुपया, यही आपका सही आंसर। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर। हमें बस इस कैलकुलेशन तक पहुंचना था, बस इतना करना है। मूल्य में कमी कितना का हो जाएगा, 100 से 52 हो गया, अलग अलग करने पे मूल्य में कमी 48 ग्राम का हो रहा है। आगे कई क्वेश्चन है जिसके मदद से हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हीरे का मूल्य भार के वर्ग के बराबर, कोई बात नहीं, तो 4 टुकड़ों में काटा गया, 1:2:3:4 कि हीरे के टुकड़े को 4 भाग में काटा गया, 1 2 3 4 के अनुपात में। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। बोला है कि इन चारों टुकड़ों को व्यापारी 70,000 कम में बेचता है। कितना कम में बेचा, 70,000, यानी मूल्य में कमी 70,000 का। हमें क्या बताना है, वास्तविक मूल्य बताना है। इस बार मूल्य में कमी दे रखा है और वास्तविक मूल्य पूछा है। अच्छा, हीरा कितने ग्राम का है, नहीं दिया है, तो हीरा कितने ग्राम का है नहीं दिया है, तो इसको आप इकट्ठा करिए। देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10, हीरा हमारा हो गया 10 ग्राम का, जिसका कीमत हो जाएगा कितना, 100 ग्राम। क्लियर। यह क्या है, यह हीरे का कंप्लीट हीरे का मूल्य है, कितना ग्राम, 100 ग्राम। रिपीट कर रहे हैं, फिर से समझिएगा। 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। पूरे टुकड़े का वजन 10 ग्राम और मूल्य इसका क्या होगा, इसके भार के बराबर, यानी कि 100 ग्राम। तो अभी इसका कीमत जो है वह 100 है। जब अलग अलग किए तो अब इसका मूल्य देखिए, 1 ग्राम वाला का मूल्य 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 2 ग्राम का मूल्य 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 वाला का मूल्य 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 4 वाला का मूल्य 4 का स्क्वायर यानी कि 16। जब हीरे के टुकड़ा को अलग अलग किए इकट्ठा, इसका कीमत कितना, 1 2 3 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 ग्राम का कीमत 10 का स्क्वायर यानी कि 100 ग्राम। भार का स्क्वायर कर देना है बस। अब आगे अलग अलग कीमत, इसका 1 ग्राम वाला का कीमत 1, 2 का कीमत 4, 3 का 9, 4 का 16। कुल कीमत देख लीजिए तो कितना हो जाएगा अलग अलग करने के बाद, 1 4 5 9 14 और 16, 14 और 16 कितना, 30। तो अलग अलग करने पर इसका कीमत हो गया 30। अलग अलग करने पर कीमत कितना, इसी टुकड़ा का पहले वजन था 10, तो मूल्य 100। 4 भाग में जब बांटे, 4 3 7 9 और 10, 10 हो रहा है। जब 4 भाग में बांटे तो अब इसका कुल कीमत कितना हो रहा है, 30। मूल्य में कमी दे रखा है 70,000 का। यहां पे आ जाइए आप, मूल्य में कमी कितना का, 70,000 का। आप बताइए कि मूल्य में कमी कितना का। देखिए पहले कीमत था जब पूरा हीरा का टुकड़ा था उस समय 100, अब कीमत 30, यानी मूल्य में कमी कितना का, अनुपात में 70 का। 70 से भाग के अनुपात 1 का मान निकला। हमें क्या बताना है, वास्तविक मूल्य, यानी टूटने से पहले 100 का मान, तो 100 से क्या कर लेंगे, गुना। 70 से काटिएगा, 70 कैंसिल, क्या बचेगा, 1000। 1000 में 100 से गुना कर लीजिएगा, 1 के ऊपर कितना जीरो, 1 के ऊपर 5 जीरो, 1 के ऊपर 5 जीरो, यानी कि 1 लाख आपका सही आंसर। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हम क्या करेंगे, जब सभी टुकड़ा को इकट्ठा किए तो 10 ग्राम का आया, 10 ग्राम का कीमत कितना हो गया, 100 ग्राम। अलग अलग सबका कीमत कितना, 30। मूल्य में कमी 100 से 30 हो गया, 70 का दिया है, 70,000, यानी 70,000 70 का मान है। वास्तविक मूल्य बताना, यानी 100 का मान 100 से हम गुना कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरे के टुकड़े का मूल्य इसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। सेम बात है। 5184 मूल्य का एक हीरा, हीरे का मूल्य कितना दे रखा है, 5184। 3 टुकड़ों में काटा गया, 1 2 3। हीरे के टुकड़ा को 3 भागों में काटा गया, इस बार 1:2:3। अब बताइए कि अगर यह टुकड़ा इकट्ठा होगा तो इसका भार कितना, 3 2 5 और 1 6, 6, तो मूल्य कितना, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो कंप्लीट टुकड़े का मूल्य आपका हो गया 36। अलग अलग कीमत बताइए, 1 ग्राम वाला का कीमत 1 का स्क्वायर 1, 2 ग्राम वाला का कीमत 2 का स्क्वायर 4, 3 ग्राम वाला का कीमत 3 का स्क्वायर कितना, 9। कुल कीमत बताइए कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 1 14, कुल कीमत आ गया 14।
वास्तविक मूल्य 36, कुल कीमत 14, मूल्य में कमी कितना का 22 का, 36 से 14 हो गया 22 का। दिया है कि 5184 मूल्य का हीरा, तो हीरे का मूल्य कितना दे रखा है 5184, मूल कीमत दे रखा है 5184। यहाँ देखिए मूल कीमत कितना है 36, तो 5184 36 का मान, 36 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है कि इस प्रकार काटने से हुई हानि, तो कीमत था 36 रुपए हो गया 14 रुपए, हानि कितना का हो गया 22 रुपए का, 22 का मान हमें बताना है, 22 से गुना कर लीजिए। अगर आप इसको काटते हैं 5 1 6 8 14 4 18 9 है, 9 से काटिएगा 9 चौके 36, 9 से काटिएगा 9 पंचे 45, 9 सते 63 और 9 छक्के 54, 4 से अगर आप इसको काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 144 में 22 से गुना करिए कितना हो जाएगा 22 चौके 88, 8 हासिल 8, 22 चौके 88, 8 96, 6 हासिल 9, 22 और 9 31, तो 3168 रुपया का मूल्य में क्या होगा कमी हो जाएगा, 3168 का मूल्य में कमी। मूल्य कितना रह गया 14, पहले कितना वास्तविक मूल्य कितना था 36, कमी कितना का होगा, देखिए कमी कितना का हो रहा है 36 से 14 हो रहा है -22 का, कमी पूछा जाए यानी 22 यूनिट का मान, वास्तविक मूल्य यानी 36 यूनिट का मान। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, हीरे का मूल्य इसके भार के वर्ग के अनुसार, ठीक है, हीरे के टुकड़े को यहाँ देखिए 1 2 3 4 के अनुपात में काटा गया, सेम क्वेश्चन अभी देख चुके हैं, 1 2 3 4 के अनुपात में काटा गया। अब बताइए कि जिस समय हीरा कंप्लीट रहा होगा उस समय भार कितना 4 3 7 2 9 और 1 10, तो भार अगर 10 है तो इसका मूल्य कितना 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अलग अलग इसका देख लीजिए, अलग अलग प्राइस निकालिए, 1 ग्राम का 1 का स्क्वायर 1, 2 ग्राम का 2 का स्क्वायर 4, 3 ग्राम का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। कुल कीमत यहां से बता दीजिए कितना हो जाएगा 16 9 25 4 29 और 1 30। अभी देखिए अभी जो प्राइस होगा आपका, अब इस टुकड़े का अलग अलग करने पर इसका प्राइस कितना हो गया 30, और वास्तविक इसका प्राइस क्या था 100, जब इकट्ठा था तो भार था 10, कीमत 100 था, जब अलग अलग किए तो भार इतना इतना आया, यानी कि इसका जो मूल्य आया वह 30 आ गया। बोला क्या है कि टूटने पर हीरे के मूल्य में 1,40,000 की हानि हुई, कितना का हानि हुआ है 1,40,000 का हानि हुआ। यहां देखिए तो हानि कितना का 100 था, 100 से कितना हो गया 70, यानी 100 से हो गया 30, यानी कितना का कमी 70 का कमी। तो यह जो कमी है वह 70 का, कमी कितना का दिया 1,40,000 का, यहां से कमी कितना दिख रहा है 70, तो 1,40,000 70 का मान। क्या बताना है हमें बताना है बिना टूटे हीरे का मूल्य, बिना टूटे हीरे का मूल्य यानी कि 100 का मान पूछा है तो हम 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। क्वेश्चन को सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा 70 से काटिएगा 70 दूना 140, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, और 2000 में 100 से गुना करिएगा तो 2 पे कितना जीरो, 2 पे 3 और 2 5 जीरो, यानी 2 लाख आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हीरा वाला क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, यह बहुत ही शानदार ट्रिक है, बेसिक के चक्कर में आपको एकदम नहीं पढ़ना है। देखो हर टाइप का क्वेश्चन हम कराना चाह रहे ताकि कोई भी चीज छूटे ना। यह आपका आखिरी टाइप है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, थ्योरी से स्टार्ट किए थे और अंतिम टाइप में चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोला है, एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचलित होता है। यहां मामला क्या है, एक्स जो है वह कैसे विचलित कर रहा है, वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब इस बात को कहने का मतलब यह है कि x जो है वो y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। x क्या है, x y के वर्गमूल के, तो y का वर्गमूल होगा √y और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/√y। तो x जो है वह y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। इस बात को ऐसे लिखेंगे, अगर बोलता क्वेश्चन में कि x जो है वह y के वर्गमूल के समानुपाती है तो कुछ इस तरीके से बनाते, लेकिन बोला है x y के वर्गमूल के व्युत्क्रम, तो y का वर्गमूल करिए और फिर उसका व्युत्क्रम करिए, मतलब उल्टा करिए, तो y का वर्गमूल √y होगा और इसका उल्टा 1/√y होगा। तो यहाँ जो है x जो है वो y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी y का वर्गमूल करके उसको हम क्या करेंगे उल्टा। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि x जो है वह y के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहां पे देखिए इस चिन्ह को, अगर यह समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने का तरीका देखिए क्या कहता है, इसके जगह बराबर का चिन्ह अगर आप देते हैं तो अपने मन से इसमें एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट हम k ले लेते हैं।
जब भी आप समानुपाती हटाइएगा, समानुपाती की जगह बराबर का चिन्ह दीजिएगा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट अपने मन से ऐड हो जाएगा इसके साथ, और 1/√y इसको आप अपने जगह पे रहने दीजिए। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा एक इक्वेशन हो गया जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा जो इक्वेशन हो गया यही हो गया कि x बराबर k इंटू 1/√y। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक बार x और y दोनों का मान देगा। बोला है y 81 तब x 9। जब y 81, यहां पे लिख देते हैं ठीक से, जब y का मान 81 तो x का मान कितना 9। तो y के जगह 81 और x के जगह 9 रखिए। x के जगह हम क्या लेंगे 9 रखेंगे, k को अपने जगह रहने दीजिए। 1/y के जगह क्या लेंगे हम 81, रूट है तो रूट। ठीक है, पहला बार क्या दिया है, y का भी मान दिया है, x का भी मान दिया है। तो जब y और x दोनों का मान है तो यहां से k का मान निकाल लेंगे। रूट 81 का मतलब क्या होता है 9, और 9 इधर आके 9 में गुना होगा, क्या हो जाएगा 81 बराबर क्या आ गया k। तो k का मान यहां से क्लियर हुआ। पहला बार जब x और y दोनों का मान देगा तो यहां से k का मान क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए, यह चीज तो हम लोगों को पहले से पता है। क्या पता है, हमें यह पता है कि x बराबर k इंटू 1 क्या है √y। यह बात तो हमें पहले से पता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब y बराबर 9 होगा तब बताइए कि x का मान क्या होगा। अब क्या बोला कि अगर y का मान 9 होगा तो x का मान क्या होगा। तो y का मान 9 रखिए, x का मान निकालना है तो x को छोड़ दीजिए। k का मान आपका आ चुका है कितना 81, तो k के जगह 81 रखिए, और बोला है कि y का मान 9 रहने पर y के जगह 9 ले लीजिए। अगर y के जगह 9 लेते हैं तो √9 का मतलब 3, और 3 से 81 को काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 27 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया 27, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला बार x और y दोनों का मान देगा। x और y दोनों के मान से पहले हम k का मान निकालेंगे, और एक बार k का मान निकल गया फिर आगे फिर से देखिए उसी इक्वेशन का उपयोग करेंगे हम लोग, जो इक्वेशन अभी यहाँ पे हम लोग बनाए थे। इसमें क्या है कि y का मान देगा और x का मान पूछेगा। पहला बार दोनों का मान देगा, वहां से k का मान निकालेंगे। अगला बार y का मान देगा, हम x का मान निकाल लेंगे। इस वाले सवाल में आइए देखिए क्या बोला है, p का मान q तथा r के गुणनफल के व्युत्क्रम। अच्छा, p का मान जो है, p का मान क्या हो रहा है, p का मान q और r के गुणनफल के व्युत्क्रम। तो q गुना r लिखना है आपको उल्टा में, और इसका व्युत्क्रम कुछ इस प्रकार से बना दीजिए। p का मान q और r के गुणनफल के व्युत्क्रम, तो q और r को गुना करके उसको उल्टा कर दिए। इस तरीके से चलता है। यहां से इक्वेशन बनाइए। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा यहाँ बराबर आएगा, और बराबर आएगा तो अपने मन से एक कांस्टेंट के यूज होगा। 1/, क्या लिखेंगे हम q गुना r लिखेंगे, या QR लिखे, एक ही बात है। यही आपका एक इक्वेशन बन गया छोटा सा। अब इसी इक्वेशन का उपयोग करके हमें अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अब पहला बार देखिए 3 वेरिएबल है, तीनों का मान देगा। बोला जब q बराबर 6 r बराबर 12 तो p 75। देखिए q r p सब का मान दिया है ना, रख दीजिए जहां जिसका मान आएगा। p का मान कितना है 75, तो p के जगह 75 बराबर k का मान तो निकालना पड़ेगा 1/q इंटू r। तो q का मान 6, r का मान 12। q का मान 6 और r का मान कितना 12। सभी मान आपका यहाँ दे रखा है। अब देखिए 12 छक्के 72, इधर आके 75 में गुना होगा तो क्या होगा 75 गुने 72 होगा। भाई 72 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, यह वैल्यू किसका हो जाएगा k का। तो आप k का मान निकालिए। k का मान इसलिए निकालिए क्योंकि यहाँ तीनों वेरिएबल का मान दे रखा था। अब आगे चलिए, चूंकि एक बात हमें पता है, क्या पता है, हमें यह पता है कि p जो है वह 1/q गुने r के बराबर है। यह बात तो हमें अच्छे से पता है, यहाँ दे रखा है। p क्या है, p बराबर k इंटू, p बराबर क्या है, p बराबर है k इंटू 1/q इंटू r, इसी के बराबर है। अब आगे देखिए क्या बोला है। अब आगे q का भी मान दिया है, r का भी मान दिया है, और p का मान पूछा है। निकाल लीजिए किसका मान निकालना है, p का मान। तो p बराबर k का मान कितना निकाले हैं 75 गुने 72। k का मान तो आपका आ चुका है, तो 75 गुने 72 k के स्थान पे लिखिए, इंटू 1/q गुना r। तो q का मान इस बार 5 और r का मान कितना दे रखा है 10। सोल्व इसको करिए। अगर आप काटते हैं इस वैल्यू को 5 से तो कितना बार में कट जाएगा 15 बार में कटेगा। 15 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा, 5 या 15, 5 दूना 10, और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 36। 36 गुना 3 कितना 36 3 108। यही आपका मान किसका होगा, यही मान आपका p का हो जाएगा। तो जहां p और q दोनों का मान, p q r दोनों का मान दिया है पहली बार, उससे हम निकालेंगे k का मान। और एक बार k का मान निकल गया फिर आगे क्या होगा, 3 में से 2 वेरिएबल का मान देकर के तीसरे का मान आपसे पूछा जाएगा, उसको निकाल लेना है। इक्वेशन पता है तो बाकी चीज़ों को हमें उन्हीं इक्वेशंस के ऊपर डाल देना है, वहां से आपका आंसर
आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। एक्स जो है वह वाई स्क्वायर माइनस वन के प्रतिलोम, प्रतिलोम कहने का मतलब फिर से विलोम हो गया। एक्स क्या है, एक्स प्रतिलोम विचरण करता है किसके, एक बट्टा वाई स्क्वायर माइनस वन के, एक बट्टा वाई स्क्वायर माइनस वन के। अब बोलोगे सर एक बट्टा क्यों कर देते हैं आप, क्योंकि बोला है वाई स्क्वायर माइनस वन के प्रतिलोम, यानी इसको उल्टा करना पड़ेगा ना, विचलित करता है। अब यहां से बताइए कि x बराबर का चिन्ह देंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट के ऐड होगा, इंटू एक बट्टा क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा वाई स्क्वायर माइनस वन हम लिख सकते हैं। यह हो गया हमारा इक्वेशन जो इसके हेल्प से हम लोग निकाले हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब क्वेश्चन में क्या होगा, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो दोनों का मान देगा। तो बोला है वाई 10 की स्थिति में उसका मान 24, उसका मान कहने का मतलब एक्स का मान 24। तो एक्स के जगह 24 रखिए, बराबर के जगह के को छोड़िए, इंटू एक बट्टा वाई का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करिए माइनस का 1 करिए। 10 का स्क्वायर 100 में से एक माइनस करिएगा 99, 99 इधर आके 24 में गुना होगा, तो 24 गुना 99, यही वैल्यू किसका होगा, यही वैल्यू आपका के का होगा। तो के का मान आप निकाल लिए। अब आप यहां से देखिए, चूंकि आपको एक बात पता है पहले से, क्या पता है कि x बराबर के इंटू एक बट्टा क्या है, एक बट्टा रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस वन है, यह बात तो आपको पता है। अब पहला बार जो एक्स वाई का मान दिया था उससे के का मान निकाले। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर y का मान 5 है तो x का मान क्या होगा, किसका मान निकालना है, x का, तो x को x के स्थान पे छोड़िए। y का मान कितना दिया है 5, k का मान कितना है 24 गुना 99, तो k के जगह लिखिए सबसे पहले 24 गुना 99 इंटू एक बट्टा वाई का मान कितना है इस बार 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 करिए। अब 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कितना है, यह 24 है ना, तो 24 से काटे इसको, 24 कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर आपका 99, तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 99। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए हर बार उल्टा नहीं, ऐसा भी बोल सकता है कि x जो है वह समानुपाती है किसके, वाई स्क्वायर माइनस वन के, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको उल्टा ही करना होगा, चूंकि इस बार क्वेश्चन में उल्टा करने के लिए बोला था, प्रतिलोम विचरण करता है ऐसे बोला था, इस वजह से हम लोग उल्टा कर दिया। अगर बोलता अनुलोम, अनुलोम का मतलब होता है सीधा, अनुलोम विचरण करता है उसके अनुसार विचलित करता है, तो उस स्थिति में इसको क्या मानते, सीधा मानते। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे, सबसे पहले हम लोग देखे थे कि मेले में जो है व्यक्तियों की संख्या में इस अनुपात, मेले के प्रवेश टिकट में इस अनुपात में वृद्धि हो रहा है, व्यक्ति की संख्या में इस अनुपात में कमी, तो कुल कलेक्शन पे प्रभाव, ऐसा वाला टाइप से शुरुआत किए। फिर हीरा वाला क्वेश्चन देखिए कि हीरा को अगर टुकड़ों में बांटिएगा तो मूल्य में कितना का कमी आएगा, या फिर मूल्य में कमी दे रखा है तो वास्तविक मूल्य क्या होगा। और तीसरा आप इस तरह के क्वेश्चन को देखे हैं। तो आज कुल मिला के 3 टाइप देखे, और इस तरीके से आपका रेशियो टॉपिक पूरा का पूरा जो है वह कंप्लीट हो गया। रेशियो के बारे में पहले में हम आपको बताए थे कि रेशियो जो है वह केवल और केवल एक आपका टॉपिक नहीं, बल्कि पूरा का पूरा क्या है, एक मेथड है। रेशियो मेथड से हम लोग कई सारे टॉपिक के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जैसे आगे आने वाला आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन है, एज प्रॉब्लम है ना, पार्टनरशिप है। इन सभी टॉपिक को हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट के मदद से हल करेंगे, सोल्व करेंगे, जो कॉन्सेप्ट आप रेशियो के अंदर सीखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। सभी लोग कल 9 बजे से पुनः क्लास को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय, जय हिंद।